हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना अंकगणित का दूसरा दिन है। पहले दिन का वीडियो आप लोगों ने जिस तरह से देखा और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। आज अपना दूसरा है डे नंबर 2। तो चलिए, डे नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अपने सामने है। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं कि गारंटी के साथ बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना बेटा जी, आपको जीरो से हीरो बना दूंगा बेटा। मतलब जिस बच्चों को कुछ नहीं आता ना, अगर वो कंटिन्यू मेरी क्लास पढ़ते रहे ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ मैथ का डर दिमाग से निकाल दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखिएगा, चलिए करते हैं स्टार्ट। संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? वैसे तो बेटा जी बहुत से प्रकार की होती है, 4-5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। लेकिन हम जब एग्जाम की बात करें ना, तो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं: दार्शनिक पद्धति, बाइनरी पद्धति, रोमन पद्धति। रोमन पद्धति को हम फिर कभी पढ़ेंगे, एक टॉपिक अलग लेके। फिलहाल हम 2 टॉपिक को लेके चलते हैं, दार्शनिक पद्धति और बाइनरी पद्धति। तो चलिए, सबसे पहले संख्या पद्धति। क्लियर? संख्या पद्धति, ओके। अब ये संख्या पद्धति जो है ना, वो बेटा जी 2 प्रकार की होती है। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 बाइनरी पद्धति और नंबर 2 दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति, इसका पूरा नाम होगा बाइनरी संख्या पद्धति, दार्शनिक संख्या पद्धति। क्लियर? अब ध्यान से और सुनिएगा। ये जो बाइनरी संख्या पद्धति है ना, इसको हम बोल सकते हैं द्विआधारी। क्या बोल सकते हैं? द्विआधारी संख्या पद्धति बोल सकते हैं हम इसको, द्विआधारी संख्या पद्धति, ठीक है ना। जबकि दार्शनिक पद्धति को हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो दार्शनिक पद्धति बोल सकते हैं, एक इसको बोल सकते हैं दशमलव पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। इसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। ये लो बेटा, 3 प्रकार से है। इसके 3 नाम होते हैं: दार्शनिक पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। और इसको हम बोल सकते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति बेटा जी, ओके। अब सुनो, इसमें और कौन कौन सी बात याद रखने लायक है, ध्यान से सुनना। इसमें 2 बातें याद रखना बेटा जी। नंबर 1, अगर कोई पूछ ले कि बाइनरी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, आधार, तो याद रखना इसका आधार 2 होता है। आधार कितना होता है? 2 होता है। दूसरी बात, इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? अंक प्रयोग। अगर प्रश्न पूछ ले कि बाइनरी संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा सर 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का? 2 अंकों का। सर कौन कौन से? एक 0, एक 1, केवल इन 2 अंकों का। बाइनरी पद्धति में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, एक 0 का, एक 1 का। दूसरी बात, आधार इसका कितना होता है? 2 होता है। इसी प्रकार उसमें आ जाओ, दार्शनिक पद्धति में भी 2 चीजें याद रखनी है। दार्शनिक पद्धति का आधार कितना होता है? तो आप उत्तर बोलोगे 10। दार्शनिक पद्धति का आधार कितना होता है बेटा जी? 10 होता है, ठीक है ना। दार्शनिक पद्धति का आधार 10 होता है। और अगर कोई पूछ ले कि इसमें बताओ कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो बेटा वही बात मैं बार बार बोलूंगा। इसमें आधार 2 तो 2 अंकों का प्रयोग, इसमें आधार 10 तो इसमें 10 अंकों का प्रयोग। सर वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक है। क्लियर? याद रखना, दार्शनिक पद्धति का आधार होता है 10, अंक प्रयोग होता है 0 से लेकर 9 तक। दोबारा सुन लो, संख्या पद्धति 2 प्रकार की होती है, बाइनरी और दार्शनिक। मैंने बोला कि मैंने ओनली वही बताई जो एग्जाम में आने लायक है, वैसे पद्धतियां बहुत सारी हैं, ठीक है ना। देखिए, बाइनरी पद्धति द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाती है, जबकि दार्शनिक पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, बाइनरी का आधार 2 होता है, 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। दार्शनिक पद्धति में आधार 10 होता है और 10 अंकों का प्रयोग होता है। क्लियर? अब यहां इस 10 अंकों के चक्कर में एक सवाल काफी बार पूछा जाता है,
क्या पूछा जाता है, ये बात ध्यान में रखना बेटा जी, किसी भी संख्या को लिखने में अधिकतम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके पास उत्तर आएगा 10। इन 10 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं बेटा जी अपन, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किसी भी संख्या को लिखने में अधिकतम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम 10 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम 10 अंक हम काम में ले सकते हैं कोई भी संख्या लिखने में। क्लियर। अब प्रॉब्लम यह है कि सर हम बाइनरी संख्या जान गए, हम सर दार्शनिक संख्या भी जान गए, सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न। अच्छा एक बात और, जब बेटा मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो मेरे साथ साथ में नोट मत कीजिएगा बेटा, आप मेरे साथ साथ में कभी नोट मत कीजिएगा। पहले ये देखो कि मैं बोर्ड पे क्या समझा रहा हूं, उसको आराम से देखो। जब मैं आपको ये बोलूं ना कि नोट करो, तब आप नोट किया करो बेटा, क्योंकि जब तक जिस तरह से मूवी देखते हैं ना, हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, वैसे मैं ये चीज भी आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। बस आप देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे बता रहा हूं बेटा। ओके, तो चलिए बेटा जी, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के शायद। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको आप नोट कीजिए, और इसके बाद जो एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है ना, कैसे आएंगे मैं बताऊं, उससे पहले नोट कीजिए। अब देखिए बेटा जी, एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे ये आ गया 78 को बाइनरी पत्ती में लिखिए, या 250 को बाइनरी पत्ती में लिखिए, ये प्रश्न आ गया। अब देखो इसको कैसे करना है, बात को समझिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे ना, जबरदस्त बताऊंगा बेटा जी, देखना कैसे। सबसे पहले लिखो 78। क्लियर। ये लो, हमें पता है कि बाइनरी पद्धति का आधार 2 होता है। कितना होता है? 2। तो सबसे पहले 2 का भाग दो, एलओबी, ठीक है ना। हमें पता है कि 78 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 3 6 बच गए, 1 उतारा, 2 निम 18 बच गए 0। जो शेष फल बचे वो इधर कितनी बार भाग गया वो यहां पर लिख दो। क्लियर। उसके बाद दोबारा 2 का भाग दो, हर बार 2 का भाग देना, हर बार 2 का भाग, हर बार 2 का भाग देना है। तो चलिए 2 का भाग देंगे, तो 39 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2 बच गया 1, 2 निम 18 बच गया 1। शेष फल जो 1 बचा वो इस साइड में, कितनी बार भाग गया? 19 बार, वो इस साइड में। फिर से 2 का भाग दे दो बेटा। जब मैं 2 का भाग 19 में दूंगा तो 19 में 2 का भाग दूंगा, 2 निम 18 बच गया 1। जो शेष 1 बचेगा वो यहाँ, और कितनी बार भाग गया वो यहाँ पर। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे, तो 9 में जब दोबारा 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, कितना बच गया? 1। जो बचा वो यहाँ कितनी बार भाग गया उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी सॉरी, जब 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 दूनी 4। 0 बचा वो यहाँ कितनी बार भाग गया वो यहाँ पर, फिर से 2 का भाग देंगे। अगर 2 में मैं 2 का भाग दूं, 2 में जब मैं 2 का भाग दूं तो 2 एकम 2, शेषफल क्या बचेगा? 0। कितना बचा शेषफल? 0। भाग कितनी बार गया? 1 बार। अब मुझे इतना बताओ, मैटर समझ में आया नहीं आया? क्लियर। अब आप ये कहोगे हाँ सर ये मैटर हमारे समझ में आ गया। अब एक बार बताऊं, 2 बातें सुनो। हर बार 2 का भाग देना है, शेषफल को इस साइड में लिखना है, और कितनी बार भाग गया उसको इस साइड में लिखना है, इस साइड में। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल बताऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा बेटा। तो आप इसी को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके। अब इसको लिखेंगे कैसे? नीचे से ऊपर की साइड चलेंगे। कैसे? 1 0 0, फिर 1 1 1 1 1 और फिर 0, और कोष्टक में बंद, आधार 2। यही इसका आंसर होगा। क्लियर। इसको करके देखते हैं। जैसे 250 है,
250। और हो सके तो अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद आप खुद निकालिए इसका आंसर, फिर मेरे वाले आंसर से आप मैच करके देखिए कि आपका राइट आंसर है क्या। ठीक है ना। जैसे 250 को हम निकालेंगे। सबसे पहले 250 में 2 का भाग देंगे। हमें पता है कि 250 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 1 कम 2 0 उतारा 5, 2 दूनी 4 बच गया 1 उतारा 2 पंजू 10, पूरा भाग जाएगा। तो शेषफल इधर और 125 इधर। 125 में दोबारा 2 का भाग देंगे। ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, बेटा समझने की कोशिश करना। हमें पता है कि 2 का पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो शेषफल 1 बचेगा। अगर शेषफल 1 बचे तो 125 में से 1 घटाएंगे तो 124, और 124 में 2 का भाग दे दो 6 और 2 62, 62 में फिर 2 का भाग दे दो। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे तो 125 में भाग देके देखो 2 का, 2 6 12 उतारा 5, 2 दूनी 4 1 बच गया। जो 1 बचे वो इधर, कितनी बार भाग गया वो इधर। अब 62 में दोबारा 2 का भाग दे दो, तो 62 में जब दोबारा 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 उतारा 2 1 कम 2 0 बच गया। 0 बचा वो यहाँ, कितनी बार भाग गया वो यहाँ पर, फिर 2 का भाग देंगे। इस तरह से बेटा जी आप लोग भाग दोगे। 31 में 2 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 15 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 1 शेष बचेगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2 1 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न निकालने हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे शायद। और नीचे से ऊपर की साइड में इसको लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर 0 1 0 कोष्टक में बंद, आधार 2 आंसर। एक तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आई होप कि बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। मेरा काम है आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाना। तो आप लोग ये बताओ कि ये मैटर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ सर वास्तव में समझ में आया हमें। ठीक है ना। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल होंगे। मैं जल्दी ही आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग समझो पहले ये बात समझ में आई? क्लियर? आप इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 5। अगर मान लीजिए प्रश्न इस तरह से आ जाए 1 1 0 1 0 1 1 2 का आधार 2 को दासिम पत्ती में बदले। ये बहुत आसान तरीका है, एकदम खतरनाक तरीका है इसका। देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, फिर हम प्रूव करके देखेंगे उस साइड में। देखो एक समझिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 1 0 1 0 1 1, और इस साइड से इकाई की साइड से हम क्या करेंगे वो सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आप हर बार दुगुना करते चलो, हर बार दुगुना। क्लियर? हर बार दुगुना करो। अब सुनो, जिसके ऊपर 0 आ जाए उसको शामिल नहीं करना है, जिसके ऊपर 0 आ जाए उसको शामिल नहीं करना है। क्लियर? इसके अलावा जो भी संख्या बच गई ना, एक तो ये, एक ये, एक ये और ये, इन सबको प्लस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। जैसे 32 और 64 96, 96 और 2 98, 99 107 107। ठीक है ना। ये हो गया बेटा जी। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 7 असल की 1, 6 और 3 9 और 1 10 107। यही इसका आंसर है। समझ आई मेरी बात? ये इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम लिखेंगे 1 1 0 0 0 फिर 1। मैंने कहा इस साइड से, इकाई की साइड से सबसे पहले लिखो 1, इसका दुगुना कर दो 2, इसका दुगुना कर दो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। हमेशा दुगुना करते चलो, जिसके ऊपर 0 आए उन सभी संख्याओं को शामिल नहीं करना है। क्लियर? बाकी ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर।
ठीक है ना। 16 और 32 48 और 1 49, यही इसका आंसर है। अब किसी के माइंड में एक सवाल आता है, सर आपने तो बता दिया लेकिन हमें डाउट है क्या उत्तर ये सही है या गलत है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक सवाल लिया, ध्यान से सुनिए बेटा जी, उसके बाद में नोट कर लेना। पहले सुनो, एक सवाल लिया मैंने कि मान लीजिए मेरे पास है 26 को बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलना। तो मुझे बाइनरी में बदलना है, तो देखो मैं कैसे बदलूंगा। सबसे पहले लिखूंगा 26 भाग दूंगा 2 का, 13 दूनी 26 पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर दोबारा 2 का भाग दूंगा, 2 6 12। अगर ऐसे भाग नहीं देना है ना तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था वैसे भाग दे लेना बेटा, ठीक है ना। तो 2 6 12, 1 बचेगा शेषफल। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 3 6 पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 तो 1 बचेगा। ये लो भाई, अरे 3 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2 1 बचेगा, 1 बचेगा वो यहां, कितनी बार भाग गया वो यहां। समझ गए मेरी बात? ये यानी कि भागफल यहां पर आएगा और शेषफल इधर आएगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, नीचे से ऊपर की साइड लिखूंगा 1 1 0 1 0 और आधार 2, ये आ गया। क्लियर? हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब मैं अपोजिट करता हूं। अगर ये सवाल ऐसे आ जाता 1 1 0 1 0 और ये कह देता हूं को दार्शनिक पद्धति में लिखिए। इसको दार्शनिक पद्धति में हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे सुनिएगा बात को। सबसे पहले को दार्शनिक पद्धति में लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए 1 1 0 1 0। मैंने क्या बोला था, इकाई की साइड से, इस साइड से, इकाई की साइड से सबसे पहले लिखेंगे 1। 1 से दुगना 2, 2 से दुगना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमेशा डबल, हमेशा डबल। जिसके ऊपर 0 हो उसको कर दो क्रॉस, जिसके ऊपर 0 हो उसको कर दो क्रॉस, और बाकी सभी संख्याओं को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आपने बोला 8 और 2 10, 10 और 16 26, ये 26 इसके आंसर है। ये रहा 26। समझ में आएगी मेरी बात? ये इसलिए मेरे प्यारे बच्चों दोनों प्रश्न याद रखिएगा, बाइनरी को दार्शनिक में कैसे बदला जाता है और दार्शनिक को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। क्लियर? आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। अब देखिए बेटा जी, देखो एक इस प्रश्न में ये पूछा है कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान बताओ, पॉइंट वाली संख्या में 4 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए, 6 के स्थानीय मान का योग बताइए। ये है। सबसे पहले तो एक बात समझो, स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। स्थानीय मान बोल दो या प्लेस वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। अब इसको देखो, हालांकि जो बच्चे काफी पढ़ चुके हैं वो तो ये सोचेंगे क्या सर क्या छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो, एक बार धीरे रखो, आज डे 2 ही तो है बेटा, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि छोटी छोटी बातें बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे ना। धीरे धीरे एक बार मेरी क्लास को तुम कंटिन्यू देखते रहो, अपने आप समझ जाओगे तुम लोग बेटा, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा नाम स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। देखिए 8 का स्थानीय मान, भाई जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाए ना उसके नीचे तो वो संख्या लिख दो, बाकी सब जगह 0 लगा दो। ए लो, आगे वाले 0 का कोई महत्व होता नहीं है इसलिए इसको हटा दो। 8 का स्थानीय मान 800। क्लियर? अगर वो पूछता कि 7 का स्थानीय मान बताओ तो हम बोलते 70। अगर वो कहता कि 5 का स्थानीय मान बताओ तो हम लिखते 5000। 5000। अगर 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 फिर 0000, इन सब के लिए 0 लग जाता। अगर किस तरह 2 का स्थानीय मान बताओ तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होता है। क्लियर? यानी कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना हो पहले तो वो संख्या लिख दो, उसके बाद देख लो कितने अक्षर बच गए उतने 0 लगा दो, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल यहां समझना आप, उसने बोला है
8 का स्थानीय मान बताओ। मैंने कहा 8 के नीचे तो 8 लिख दो, बाकी सब जगह 0 लगा दो, तो ये हो गया 800, खत्म कहानी। अब आ जाओ यहां पर 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान। तो अब देखो यहां 4 का स्थानीय मान 4 तो यहां है, ये लिख दिया। अरे जिसका स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या के नीचे सेम संख्या लिख दो और बाकी सब जगह 0 लगा दो, 0.00। अब देखो यहां पॉइंट आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.004, ये राइट आंसर होगा। क्लियर। अब देखो एग्जाम का थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हुआ, आजकल सीधी सीधी बात देते नहीं है। हालांकि प्रश्न आपको दिखने में लग रहा होगा यार क्या प्रश्न एकदम इजी है, लेकिन देखिए इसको क्या कर सकता है, बेवकूफ बनाने के चक्कर में इस सवाल को ऐसे दे सकता है 8 गुणा 10 10 की पावर 2, ये प्रश्न दे सकता है कि 8 का इस्तेमाल क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में ये दे दिया तो आप घूम जाओगे। अभी देखिए इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुणा 100 लिख सकता हूं, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2। इसलिए कभी कभी ये चीजें दे सकता है, तो ध्यान रखिए बेटा जी इन चीजों को। जैसे एक क्वेश्चन है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/1000, 1000 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 4/10 के ऊपर पावर 3, ये भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं 4 गुणा 10, जब ये ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो याद रखना इस प्रश्न का आंसर यह ऑप्शन में दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस ऑप्शन की बजाय ये ऑप्शन भी दे दे एग्जाम में, तो थोड़ा सा केयरफुल याद रखिएगा बात को, ठीक है ना। आगे आते हैं 5 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। सबसे पहले अंतर तो बाद में निकालेंगे, पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। हमें पता है यहां पर 5 है और 5 के बाद में जितने भी अक्षर उन सब पे 0 0 लगा देंगे, खत्म कहानी। फिर ये देखो ये रहा 5, एक ये भी 5 है और इसका आगे 0 0 लगा देंगे, यानी कि यहां तो बन गया 50,000 और 500, दो चीज बन गई और इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर। तो बेटा जी इनको माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ये 49 हो गया। यही इसका आंसर है, समझे। अंतर पूछे तो माइनस कर दो, योग पूछे तो प्लस कर दो। जैसे 6 का स्थानीय मान, तो हमें पता है देखो ये 6, इस 6 का स्थानीय मान ये होगा, क्लियर। इस 6 का स्थानीय मान ये होगा और इस 6 का स्थानीय मान ये होगा, और इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है, सबको प्लस करना है। 0 6 0 6 0 6, यही इसका आंसर है। समझ में आ गई होगी बात। लेकिन विशेष करके ये दो बातें याद रखिएगा बेटा प्लीज, ठीक है ना। और इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, क्लियर। नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए बेटा जी, अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि 5 8 4 6 2 में 8 का नेजमान, तो ये नेजमान क्या चीज है, पहले तो उस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। देखो नेजमान, नेजमान का दूसरा नाम होता है जातीय मान। जातीय मान, इस जातीय मान का एक नाम और होता है अंकीय मान। अंकीय मान, ठीक है ना। इसको बोला जाता है शुद्ध मान। शुद्ध मान, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इतने नाम इसके, नेजमान, जातीय मान, अंकीय मान, शुद्ध मान, फेस वैल्यू, ठीक है ना। इतने नाम इसके, आप इन नामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब मैं उन बच्चों को बताता हूं जिनको कुछ नहीं आता और जो पहली बार देख रहे हैं। नेजमान, जातीय मान, इन सब का नाम जब भी आए ना, तो जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है वही संख्या इसका आंसर होगा। अगर पूछे 5 का नेजमान तो 5, 3 का नेजमान 3, 4 का नेजमान 4, 6 का नेजमान 6, इनमें से कोई भी नाम आए, चाहे जिस अंक के बारे में पूछा जाए वही अंक आंसर, काम खत्म, क्लियर। आज नीचे वाले प्रश्न में अगर मैं आपसे यह सवाल पूछ लूं कि 6 के स्थानीय मान तथा नेजमान का योग क्या होगा। अब देखो ये क्या नाम है, स्थानीय मान, और ये क्या नाम है, नेजमान। सबसे पहले स्थानीय मान, ये रहा 6, 6 का स्थानीय मान 600, सबसे पहले लिख दो 600, खत्म कहानी।
और 6 का नेजमान मैंने बताया था 6 का नेजमान 6 ही होता है। इस तरह के प्रश्नों को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन कभी किसी बच्चों को नहीं पता कि नेजमान क्या होता है तो फालतू का प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए बेटा जी, प्रश्न ये काफी बार छोटे छोटे प्रश्न लगते हैं हमें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या योग क्या। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इस प्रश्नों को बताने से पहले एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए एक सवाल, समझिए इस चीज को। अगर मैं कह दूं n अंकों की सबसे n अंकों की 3 सवाल, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और n अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। 3 सवाल पूछे जाते हैं। n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और कुल संख्या। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए n अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बात याद रखिएगा इसके बाद, सबसे बड़ी संख्या जब भी निकालनी हो हम 9 का इस्तेमाल करेंगे। 9 9 9 9 डेट। अगर 3 अंकों की पूछे तो 3 बार 9, 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9, 5 अंकों की पूछे तो 5 बार 9। जैसे ऊपर वाला प्रश्न देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो 9 9 9 आंसर। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, सबसे छोटी संख्या, अगर जब भी सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले लगाएंगे 1। पहले क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे सबसे पहले, फिर बाकी लगाएंगे 0 0 0 0 डेश। याद रखना, छोटी संख्या में सबसे पहले 1 लगाएंगे, फिर 0 0 0 0। अब आप कहोगे सर कैसे, मैं बताता हूं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितने अंकों की, 5 अंकों की, सबसे पहले 1 लगा दो। मैंने लगा दिया 1 और बाकी 4 0 लगा दो, खत्म कहानी। पहले मैंने 1 लगाया, 4 बार मैंने 0 लगाया, काम फिनिश। समझ आई मेरी बात। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब आगे ये प्रश्न बताने, चलो ये भी मैं साथ साथ बता देता हूं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे 9 9 9 9। क्लियर। सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो सबसे पहले 1 ये लो और 3 बार लगा दो 0, हो गए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। योग बताओ, दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 यानी कि 9 9 9 9 और 1 10। यही आंसर है। समझ में आ गई होगी बात शायद। अब प्रॉब्लम यहां पर है कुल संख्या। अब सुनो, सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो 1 लगा के 0 लगाएंगे, और कुल संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले लगाएंगे 9, फिर 0 0 0 डेट। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये कुल संख्या क्या है, समझ नहीं आया। तो सुन लो कुल संख्या क्या है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेट 99 98 99 100। आप कहोगे यहां से लेके यहां तक कितने अंक है, आप बोलोगे सर 1 अंक है। तो 1 अंक की टोटल संख्या कितनी हुई, आपने बोला सर 9 संख्या हुई। मैंने कहा 2 अंकों की टोटल संख्या कितनी हुई, तो आपने बोला 10 से लेके 99 तक है। तो आप एक काम करो, 99 में से शुरू की 9 संख्या माइनस कर दो, तो आप बोलोगे 99 में से 9 माइनस करेंगे तो 90 बचेगी सर। तो टोटल संख्या कितनी हुई, 90। अब ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी कर रहा हूं। आप गर्दन हिलाते हो हाँ सर, लेकिन नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैंने बोला था कि आप इतना लफड़े मत फंसो
इतना लफड़े में मत फंसो। आपको क्या पूछा उसने, एक अंक की कुल संख्या बताओ, तो सबसे पहले 9। 2 अंकों की कुल संख्या बताओ, तो सबसे पहले 9 फिर 0। 3 अंकों की कुल संख्या बताओ, तो सबसे पहले 9 फिर 2 बार 0। 4 अंकों की कुल संख्या बताओ, तो सबसे पहले 9 3 बार 0। समझ गए? तो सबसे पहले 9 इस्तेमाल करेंगे, फिर 0 0 0। यहां पर देखो 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंकों की? 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की कुल संख्या। तो अब देखिए यहां पर 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करनी, कुल संख्या 5 अंकों की, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, सबसे पहले 9, ये रहा 9, और फिर 0 0 0 0, 4 बार 0, कुल संख्या हो गई। इसको अब देखो, इस बात को मैं बेवकूफ बना कैसे लिख सकता हूं, कैसे, या 9 गुणा 10, 10 के ऊपर पावर 4, क्योंकि 0 कितनी बार है, 4 बार है। क्योंकि यह सवाल एक एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। वो एग्जाम में सवाल कौन सा है, सुन लीजिए। प्रश्न ये पूछा था 100 अंकों की कुल कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे। 100 अंकों की कुल कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे, यह सवाल पूछा था। अधिकतर बच्चे छोड़ के आ गए। अरे भाई, ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही बात है, इसमें ये धनात्मक पूर्णांक जोड़ के बेवकूफ बना दिया। 100 अंकों की, यहां पर कितने अंकों की थी, 5 अंकों की। अब तुम देखो कितना इजी प्रश्न था। यहां कितने अंक थे, 5, मैंने पावर में लगाया 4, 5 अंक पावर में लगाया 4। अच्छा एक बात बताओ, 100 अंकों की देखनी है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे, 9। मैंने लगाया सर, सबसे पहले 9 लगाएंगे, फिर 0 कितनी बार लगाओगे, 99 बार, 0 0 0 0 0 99 बार। इसलिए इससे अच्छा कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, 9 गुणा 10, 10 के ऊपर पावर 99, यही आंसर है। समझ आई मेरी बात? ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर क्या छोटे छोटे प्रश्न बता रहे हो, बता नहीं रहा हूं भाई, ये एग्जाम में आते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आया था, इसलिए याद रखना, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। कभी कभी घुमा फिरा के ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि तुम फंस जाओगे। इसलिए हर एक मैटर को, मैंने क्या बोला था, मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आती है, फालतू चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, ओके। लेकिन पढ़ाऊंगा सीरियल टू सीरियल, ओके। एक लास्ट पॉइंट और बताऊं, उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखिए बेटा जी, प्रश्न अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। इन अंकों से बनने वाली, हमें कौन सी संख्या निकालनी है, बड़ी, तो बड़ी संख्या पहले लिख दो, 8, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, ये तो की छोटी संख्या। अगर सॉरी बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या पहले लिख दो, 1, फिर 3, 4, 5, 8। बड़ी संख्या में बड़ी संख्या को पहले लिखो, छोटी संख्या में छोटी संख्या को पहले लिखो, क्लियर। इसी प्रकार बड़ी संख्या में बड़ी संख्या को पहले लिखो, 9, 9 से छोटा 7, 6, 4, 3, 0, ये आ गया। और छोटी संख्या में छोटी संख्या पहले लिखो, 0, 3, 4, 6, 7 और 9, क्लियर। अब एक बात सुन लो बेटा ध्यान से, आपने यहां लिखो 0, 3, 4, 6, 7, 9। जब आप सबसे छोटी संख्या लिख रहे हो और सबसे पहले 0 आ जाए तो वो संख्या गलत होगी, वो संख्या मान्य नहीं होगी। तो फिर क्या करें सर, 0 और 0 के बाद आने वाली संख्या दोनों के स्थान चेंज हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 3, 0, फिर 4, 6, 7, 9, यही आंसर होगा। तो सवाल पूछे जाते हैं कई बार प्रश्न क्या दे देता है कि इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, तो इन दोनों को जोड़ देना, योग हो जाएगा। अंतर बताओ तो दोनों को घटा देना, अंतर हो जाएगा।
योग पूछे तो जोड़ो, अंतर पूछे तो घटा दो बेटा जी, क्या दिक्कत है? क्लियर? इस तरह से बेटा जी आज अपने डे नंबर 2 है, इसको नोट कीजिए फटाफट। ओके बेटा जी, ये था अपना डे नंबर 2 अंकगणित का वीडियो। प्लीज बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए बेटा जी। और बेटा जी प्लीज अगर सच में आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए बेटा, और उनको ये कहिए कि कंटिन्यू मेरे क्लास से जुड़िए। और बेटा जी धीरे धीरे आप लोगों के करंट अफेयर और धीरे धीरे साइंस की क्लास भी मैं आपके लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसी तरह से जिस तरह से मेरा डे नंबर 1 का वीडियो आप लोगों ने इतना जबरदस्त लाइक किया और बड़ी थैंक यू।